तो शुरू करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट गेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, एन इंसुलेटेड रिजिड वेसल कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ फ्यूल एंड एयर। यानी कि एक इंसुलेटेड वेसल है और ये इंसुलेटेड रिजिड वेसल है का मतलब हो गया, इंसुलेटेड को हम ये लाइन से दर्शा देते हैं। रिजिड का मतलब हो गया कि इसकी बाउंड्री फिक्स है, इट कैन नॉट एक्सपेंड और कोलैप्स। अब इसके अंदर हमारा फ्यूल और एयर का मिक्सचर है, फ्यूल प्लस एयर, यानी कि ये मान के चलो फॉर एग्जांपल एज्यूम कर लेते हैं हवा और पेट्रोल है। अब इसके अंदर ये कह रहा है द मिक्सचर इज इग्नाइटेड बाय अ मिनट स्पार्क। एक हल्का सा हमने स्पार्क दे दिया और इस मिक्सचर को इग्नाइट कर दिया। द कंटेंट्स ऑफ द वेसल एक्सपीरियंस, तो इसके वेसल के जो कंटेंट्स होंगे उनमें क्या क्या होगा। तो इसकी जो पता चल रहा है कि ये टेम्परेचर, प्रेशर और एनर्जी के बारे में पूछ रहा है। टेम्परेचर, प्रेशर एंड एनर्जी, इंटरनल एनर्जी। तो इसमें आप सीधे सीधे देख सकते हैं वेसल रिजिड है और इंसुलेटेड है, यानी कि ये वेसल न तो कोई वर्क कर सकता है, वर्क करता ये डिस्प्लेसमेंट वर्क, जब ये फैलता या ये कोलैप्स होता तो इस पर वर्क होता, तो वर्क ये कर नहीं सकता। तो W इक्वल टू 0 और इंसुलेटेड है तो Q इज इक्वल टू 0। अब ये कह रहा है तो अंदर क्या होगा, तो इंक्रीज इन टेम्परेचर। जब ये अंदर हमने इग्नाइट कर दिया तो टेम्परेचर तो इंक्रीज होगा, सीधी सी बात है, टेम्परेचर बढ़ेगा। और टेम्परेचर बढ़ेगा, प्रेशर का क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, पूरा हवा और एयर दोनों इतना टेम्परेचर बढ़ जाएगा कि प्रेशर भी बढ़ेगा। अगर इसको हम एक आइडियल गैस मान लें तो अगर आप ये वाला इक्वेशन देखते हैं P इक्वल टू आर टी, तो R कांस्टेंट है, वॉल्यूम यहाँ पर कांस्टेंट है, तो P इंक्रीज होगा तो T भी इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो प्रेशर इंक्रीज होगा। तो इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन प्रेशर और एनर्जी। एनर्जी का हम यहाँ पर फर्स्ट लॉ का सिंपल फॉर्मूला लगा देंगे, डेल्टा U इज इक्वल टू Q माइनस W। तो Q भी 0 है, W भी 0 है, तो डेल्टा U इज इक्वल टू 0। तो नो चेंज इन एनर्जी, इंक्रीज इन टेम्परेचर, प्रेशर बट नो चेंज इन एनर्जी। इसका आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हीट एंड वर्क आर। हीट और वर्क क्या है, तो आपको जैसे समझ में आ रहा है कि हीट और वर्क, ये मैंने कल ही बताया था, ये प्रॉपर्टीज नहीं है, ना तो ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है ना ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो ये क्या है, हीट और वर्क दे बोथ डिपेंड्स ऑन पाथ, तो दोनों पाथ फंक्शंस हैं। तो हीट और वर्क दोनों पाथ पे डिपेंड करते हैं। ये प्रॉपर्टीज क्यों नहीं है, क्योंकि किसी भी स्टेट को डिफाइन करने के लिए हम टेम्परेचर, प्रेशर ये बताएंगे उसका, कि ये नहीं बताएंगे कि वर्क क्या है। कोई भी आदमी कहीं पर है तो ये तो हम कैसे बता सकते हैं कि वो आदमी है, तो उसने कितना काम किया यहाँ से करने तक, ये हम जरूर बता सकते हैं, लेकिन ये नहीं बता सकते कि वो अभी क्या काम, वर्क अभी कितना है, हीट अभी कितनी है, हीट यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना हुआ, ये हम बता सकते हैं। तो ये दोनों वर्क और हीट पाथ फंक्शन है, ये पॉइंट फंक्शन नहीं है, ना ही ये प्रॉपर्टी है। तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला भी एक सिंपल सा न्यूमेरिकल है। ये यहाँ पर दिया गया है आपको। तो न्यूमेरिकल हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले पूरा पढ़ लेंगे। The contents of a well insulated tank are heated by a resistor of 23 ohm in which 10 ampere current is flowing। तो यहाँ पे जो सिस्टम पे हो रहा है इलेक्ट्रिकल वर्क हो रहा है सराउंडिंग के द्वारा। ये सिस्टम हो गया,
इसमें हमने रेजिस्टेंस दे दिया, दिस इज द रेजिस्टेंस आर। बाहर से हमने इसको 10 एम्पियर का करंट दे दिया। कंसिडर द टैंक अलोंग विद इट्स कंटेंट्स एज अ थर्मोडायनामिक सिस्टम। इसके अंदर कुछ भी कंटेंट है, गैस हो सकती है, लिक्विड हो सकता है, कोई कंटेंट है, तो इसको हम पूरा का पूरा एक सिस्टम मान लेते हैं। सिस्टम यानी कि इसकी अगर हम बाउंड्री बना दें और ये टैंक वेल इंसुलेटेड है, यानी कि कोई हीट का ट्रांसफर हो नहीं सकता। वेल इंसुलेटेड टैंक, द वर्क डन बाय द सिस्टम एंड द हीट ट्रांसफर टू द सिस्टम आर पॉजिटिव। अगर सिस्टम कोई वर्क करता है वो पॉजिटिव माना जाएगा, और हीट ट्रांसफर, सिस्टम में कोई हीट जाएगी, क्यू जाएगी और डब्लू सिस्टम करेगा, तो ये दोनों पॉजिटिव होंगे। तो ये अभी तक हमें दिया गया है, अब इसमें निकालना क्या है। द रेट्स ऑफ हीट क्यू डब्लू एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी ड्यूरिंग द प्रोसेस इन किलोवाट आवर। हमें रेट ऑफ वर्क डन, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर्ड और चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालनी है कि भाई क्या हो रहा है। सबसे पहले तो वेल इंसुलेटेड टैंक है, बाहर से हम कोई हीट तो भेज नहीं रहे हैं, बाहर से हम क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। कौन सा वर्क, इलेक्ट्रिक वर्क। हीट भेज भी नहीं सकते क्योंकि सिस्टम इंसुलेटेड है, तो Q इक्वल टू 0, तो Q इक्वल टू 0। अब आपका A और D ऑप्शन रह गया। अब देखते हैं भाई W क्या है। वर्क इक्वल टू I स्क्वायर RT। हमें रेट ऑफ हीट निकालना है, हमें निकालना है पावर, तो पावर इक्वल टू हो गया अपॉन टी, वर्क अपॉन टाइम, तो I स्क्वायर R। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 10 का स्क्वायर 100, I हो गया 10 एम्पियर, रेजिस्टेंस आपका 23 ओम है, तो I स्क्वायर R आपका आ जाएगा 2300 जूल। तो इसको अगर हम 2300 जूल पर सेकेंड, क्योंकि हम यहाँ पे अपॉन टी कर दिया, तो 2300 जूल पर सेकेंड आया। तो इससे हमें समझ में आया कि भाई 2300 वाट, 2300 वाट, 2300 वाट को हम किलोवाट में कन्वर्ट कर देंगे तो अपॉन 1000, 2.3 किलोवाट। 2.3 किलोवाट का वर्क बाहर से सिस्टम पर हो रहा है, तो वर्क डन विल बी नेगेटिव, क्योंकि हमने द वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव लेना है। तो बाहर से अगर सिस्टम पर वर्क हो रहा है तो उसे हम नेगेटिव लेंगे। W इक्वल टू माइनस 2.3, और डेल्टा U इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा U इज इक्वल टू, अब सीधा सीधा आप देखेंगे चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इसको हम साइन कन्वेंशन नहीं कर सकते, डेल्टा U पॉइंट फंक्शन है, तो ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी या तो बढ़ेगी या घटेगी। बढ़ेगी तो पॉजिटिव लिखना है, घटेगी तो नेगेटिव लिखना है। अब बाहर से, इस सिस्टम से कोई हीट तो बाहर गई नहीं, सिस्टम में वर्क हुआ, तो वो वर्क जो होगा वो इसकी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाएगा। जितना भी सिस्टम में 2.3 वाट का, किलोवाट का वर्क हुआ, उससे 2.3 किलोवाट का इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। इसको आप डेल्टा U इज इक्वल टू, जो फर्स्ट लॉ का फॉर्मूला सिंपल लगा देंगे तो उससे भी प्लस W, तो W इक्वल टू यहाँ पर 2.3 किलोवाट हो जाएगा। और साइन कन्वेंशन ध्यान रखना है कि अगर इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है तो प्लस रहेगा, घट रही है तो नेगेटिव। अगर वर्क सिस्टम पर हो रहा है तो ये प्लस ही होगा। तो सीधा सा आंसर आपका केवल जो मैच कर रहा है वो यही है, ए। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा सिंपल है, 11th के लेवल का है, ऐसा यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चन है, गेट 2015 में आया हुआ था। वंडर वाल्स इक्वेशन ऑफ अ स्टेट इज, ये दिया है आपको इक्वेशन,
P plus A upon V square into V minus B, where P is pressure, V is specific volume, T is temperature and R is characteristic gas constant. The SI unit of A is, A की SI यूनिट हमें निकालनी है। तो भाई हमारे पास P प्रेशर हो गया, आपको पता है, और A अपॉन V स्क्वायर। तो यहाँ पे P और A अपॉन V स्क्वायर कब जुड़ेंगे भाई? आप 1 किलो में 1 मीटर तो जोड़ नहीं सकते, ना ही 1 किलोवाट में 1 न्यूटन जोड़ सकते हो। जब दोनों की यूनिट सेम होंगी तभी ये जुड़ पाएगा। तो इसका मतलब P की जो SI यूनिट होगी वही SI यूनिट A अपॉन V स्क्वायर की होगी। तो P की क्या होती है? P इज फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स की होती है न्यूटन, A हो गया मीटर स्क्वायर। न्यूटन होता है, न्यूटन को भी अभी वैसे तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, तो इसको भी हम और तोड़ लेते हैं। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू एक्सीलरेशन। मास यहां पर हम लिखेंगे केजी, मास, इसको मान लो अब ये मीटर सेम हो रहा है, तो मास की यूनिट हो गई केजी, एक्सेलरेशन की यूनिट हो गई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इतना तो याद होना चाहिए, इनटू मीटर स्क्वायर। तो केजी अपॉन मीटर सेकेंड स्क्वायर बचेगा। तो प्रेशर की ये हो गई। A अपॉन V स्क्वायर की जो SI यूनिट होनी चाहिए वो भी यही होनी चाहिए। तो A की SI यूनिट क्या हो जाएगी? A अपॉन V स्क्वायर की टोटल SI यूनिट ये आनी चाहिए। तो A अपॉन V स्क्वायर यानी कि A अपॉन V यानी कि स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है आपका मीटर क्यूब पर केजी, तो मीटर क्यूब पर केजी का होल स्क्वायर। तो ये आना चाहिए आपका केजी पर मीटर सेकेंड स्क्वायर। तो A की SI यूनिट यहां से हम सीधे सीधे निकाल देंगे, A इंटू ये हो जाएगा आपका केजी स्क्वायर इंटू A अपॉन मीटर की पावर 6, दोनों का स्क्वायर हो गया, इक्वल टू केजी अपॉन मीटर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर देंगे अगर, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहां पर क्या आएगा? A इक्वल टू मीटर की पावर 5, केजी से केजी कट जाएगा, स्क्वायर कट जाएगा, अपॉन केजी बचा पर सेकेंड स्क्वायर। तो मीटर की पावर 5 अपॉन केजी पर सेकेंड स्क्वायर आपका हो गया ये सी ऑप्शन। तो ये क्वेश्चन इस तरह के भी गेट में बहुत सरल से आ सकते हैं 11th के लेवल के। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है आपका, एन इंजन ऑपरेट्स ऑन द रिवर्सिबल साइकिल as shown in the figure. The work output from the engine is 2 डेसिमल प्लेसेस तक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, कोई ऑप्शन नहीं है। इंजन क्या वर्क करेगा? तो भाई इंजन, आप इसको ध्यान से देख सकते हैं फिगर को। इंजन जब काम करता है तो आउटपुट ही देता है वर्क का। यहाँ पर पूरी साइकिल में इंजन पे हल्का सा काम होता भी है। अगर आप ऑटो या डीजल साइकिल आपको थोड़ा बहुत याद है तो उसमें
जब कंबस्शन होता है तो उसके बाद पिस्टन एकदम से पूरी पावर से बाहर को निकलता है और वही पूरे के पूरे गाड़ी को चलाने के लिए जिम्मेदार है। तो यहां पर आपको ये दिया गया। तो जब इंजन चलेगा तो कुछ काम इंजन करेगा और कुछ काम इंजन पर होगा। तो जो ये दोनों प्रोसेस हो रही है ये इंजन के द्वारा हो रही हैं। वॉल्यूम बढ़ रहा है और प्रेशर बढ़ रहा है, ये समझिए इसको। जब कंबसन हुआ एकदम प्रेशर बढ़ गया कांस्टेंट वॉल्यूम पे, और जैसे ही अगर हम इसको देखें, वैसे तो इतना ही है नहीं क्वेश्चन, फिर भी मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट के हिसाब से बताना चाह रहा हूं। तो ये पिस्टन हो गया आपका। पिस्टन जब नीचे आता है, डीजल का इंजन मान के चलते हैं, पिस्टन नीचे आता है, पिस्टन ऊपर नीचे होता रहता है। जैसे ही नीचे आता है इतना ज़्यादा कंप्रेस हो जाता है कि जो डीजल है वो एकदम से बस्ट हो जाता है। एकदम से बस्ट होने के बाद ये वाली प्रोसेस को आप ये समझ सकते हैं 1 2 3, एकदम से बस्ट हुआ तो यहाँ पे प्रेशर बढ़ा लेकिन वॉल्यूम उतना ही है, 1 to 2 प्रोसेस। और इसके बाद 2 से 3 प्रेशर डिक्रीज हुआ और वॉल्यूम बढ़ा, जैसे ही पूरे फोर्स के साथ ये इसको बस्ट होने के बाद ऊपर भेजेगा। 2 से 3 वो प्रोसेस हो गई, और 3 से 1 वापस जब ये कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन जिसको कहते हैं वापस आया। तो 3 से 1 प्रोसेस पे तो वर्क बाहर से, क्योंकि ये अंदर जा रहा है पिस्टन, तो बाहर से सिस्टम पे हो रहा है, यानी कि इंजन पे हो रहा है। और 1 से 2 और 2 से 3 की जो प्रोसेस है ये सिस्टम वर्क कर रहा है। तो 1 से 2 तो कोई वर्क है नहीं क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम है। तो 2 से 3 इंजन वर्क कर रहा है, 1 से 3 इंजन पर वर्क हो रहा है। तो 2 से 3 का जो वर्क होगा वो पूरा होगा, ये वर्क इंजन आउटपुट दे रहा है। लेकिन 1 से 3 का जो वर्क है ये इंजन पे किया जा रहा है। तो इंजन ने टोटल पूरी साइकिल में जो वर्क किया वो ये वाला एरिया अगर हम निकाल देंगे P इंटू PdV के हिसाब से, ये एरिया अगर हम निकाल देंगे तो भाई आपका डिस्प्लेसमेंट वर्क या इंजन के द्वारा किया गया वर्क निकल जाएगा। तो ये एरिया कितना हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस हो गया आपका 0.5 और हाइट हो गई आपकी 250। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 125/2 यानी 62.5, और ये किलो पास्कल में था तो ये किलो जूल हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ये है। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसको देख लेते हैं। ये भी सिंपल क्वेश्चन है। A mass m of a perfect gas at pressure P1 and volume V1 undergoes an isothermal process. The final pressure is P2 and volume is V2. For example आप ये मान लें, एक तो क्वेश्चन गेट से इस तरह का फंसता ही है, हर 2 साल में एक बार ये लगातार भी आ जाता है पिस्टन सिलेंडर से रिलेटेड। तो ये पिस्टन है, ये मान लो आप सिलेंडर पिस्टन, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस हो रही है, यानी कि सारी की सारी वॉल्स डायाथर्मिक वॉल्स हैं। डायाथर्मिक मीन जिनसे हीट आराम से क्रॉस हो सकती है। जब ये इस स्टेट में था तो इसका P1 V1 था, इस स्टेट में आ गया तो P2 V2।
द वर्क डन ऑन द सिस्टम इज कंसिडर्ड पॉजिटिव। तो जब सिस्टम पे काम किया जाएगा तो वर्क जो आना चाहिए वो पॉजिटिव आना चाहिए जब सिस्टम पे काम करेगा, लेकिन जब सिस्टम काम करेगा तो आना चाहिए निगेटिव। तो भाई R is gas constant and T is the temperature, then the work done in the process is। तो P1 V1 से P2 V2 जाने पर सीधी सी बात है डिस्प्लेसमेंट वर्क हो रहा है, तो 1 to 2 इंटीग्रेशन कर देंगे P डी। अब प्रेशर आपका कांस्टेंट है नहीं, केवल वॉल्यूम को इंटीग्रेट करके काम चलेगा नहीं, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे PV इक्वल टू RT। अगर प्रेशर कांस्टेंट होता तो सीधे सीधे dV का इंटीग्रेशन V2 माइनस V1 हो जाता, लेकिन प्रेशर यहाँ पे चेंज हो रहा है P1 से P2 तक, तो P इक्वल टू RT अपॉन V। तो इसका इंटीग्रेशन कर देंगे अगर हम RT अपॉन V dV, तो ये आ जाएगा RT ln V2 अपॉन V1। V2 अपॉन V1 को आप इसको P1 अपॉन P2 भी लिख सकते हो। अब लेकिन हमें कंडीशन क्या दी गई है कि वर्क डन ऑन द सिस्टम इज कंसिडर्ड पॉजिटिव। जब सिस्टम पर वर्क किया जा रहा है तो ये आंसर पॉजिटिव होना चाहिए। आपको न्यूमेरिकल में सॉल्यूशन दिख जाएगा, लेकिन अगर इस सवाल को समझना है तो ये किसी लेक्चर में ही समझ सकते हो, या तो कहीं थ्योरी में समझ लिया हो तो अलग चीज है। तो भाई RT ln P1 अपॉन P2। अब जैसे आप इसमें देख लो कि P1 से P2 हो रहा है, यहां पे जब वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर कम होगा, क्योंकि P1 V1 इक्वल टू P2 V2, क्योंकि ये इज इक्वल टू RT है। T कांस्टेंट है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो अगर वॉल्यूम V2 बढ़ेगा तो P2 कम होगा। तो इस केस में अगर हम इस फॉर्मूले को सही मानते हैं तो P2 P1 अपॉन P2, ये क्या आएगा आपका, P1 ज्यादा है P2 कम है, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। तो वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव आ रहा है इस केस में, RT ln P1 अपॉन P2, लेकिन हमने लेना है वर्क डन ऑन द सिस्टम इज पॉजिटिव, तो इसका साइन नेगेटिव करेंगे तब ये पॉजिटिव आ जाएगा, RT ln P1 अपॉन P2। तो RT की जगह आप P1 V1 भी लिख सकते हैं, P1 V1 ln P1 अपॉन P2 माइनस, तो ये जो है आपका B सही आंसर है। तो थोड़ा सा इसमें दिमाग यहां पर लगाना था इस वाले कॉन्सेप्ट में, बाकी ये फॉर्मूला तो सबको याद होगा ही, चाहे डेरिवेशन ना भी आए। अगला कोई क्वेश्चन है तो देखते हैं। दो क्वेश्चन रह गए। तो भाई इसमें देखें जरा, स्टेडी फ्लो प्रोसेस टेकिंग प्लेस इन अ डिवाइस विद अ सिंगल इनलेट एंड सिंगल आउटलेट। इनलेट हो गया, ये आउटलेट हो गया, ये सिस्टम हो गया हमारा, बाउंड्री सिस्टम की बाउंड्री, इस बाउंड्री के अंदर हम सिस्टम को एनालाइज करें। The work done per unit mass flow rate is given by W is equal to minus inlet to outlet VDP।
where V is the specific volume and P is the pressure. The expression for W given above. तो इसमें थोड़ा सा थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चन है, आप यहाँ पे देख लीजिए. इज वैलिड ओनली इफ द प्रोसेस इज बोथ रिवर्सिबल एंड एडियाबैटिक. क्या ये फॉर्मूला तब वैलिड होगा जब प्रोसेस रिवर्सिबल और एडियाबैटिक दोनों. एडियाबैटिक यानी कि वाल्स इंसुलेटेड भी हों, केवल हीट ट्रांसफर ना हो सके, वर्क ही जा सके इससे. इज वैलिड ओनली इफ द प्रोसेस इज बोथ रिवर्सिबल एंड आइसोथर्मल. कि भाई आइसोथर्मल होनी जरूरी है या एडियाबैटिक होनी जरूरी है. रिवर्सिबल तो इसने तीनों केस में लिखा हुआ है. तो चौथा क्वेश्चन है, इज इनकरेक्ट, इट मस्ट बी W इक्वल टू पी डी वी. ज्यादातर आपने देखा होगा W इक्वल टू पी डी वी यही होता है, लेकिन चौथा क्वेश्चन यहाँ पे गलत है. क्यों? क्योंकि अगर ये सिस्टम है तो इसका वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है. तो वॉल्यूम कांस्टेंट है लेकिन प्रेशर चेंज हो रहा है, तो पी डी वी का इंटीग्रेशन करके कुछ नहीं मिलेगा हमें. प्रेशर चेंज हो रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट हो रहा है, तो डीवी तो जीरो है. तो डीवी जीरो है, डब्ल्यू जीरो आ जाएगा, लेकिन वर्क तो हो रहा है. तो ये चौथा ऑप्शन गलत है. अब इसमें हमने देखना है कि ये तीनों में से कौन सा सही है. तो आइसोथर्मल होनी जरूरी है. आइसोथर्मल यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट हो. एडियाबैटिक यानी कि कोई वर्क, कोई हीट ट्रांसफर ना हो. तो भाई सीधा सा इसमें हो क्या रहा है, देखो यहाँ पे कुछ प्रेशर P1 है, यहाँ पे कुछ प्रेशर P2 है. P1 से घटते घटते प्रेशर P2 हो जाएगा कुछ वर्क करेगा तो. जैसे टरबाइन का एग्जांपल ले लो, तो P1 से P2 हो जाएगा प्रेशर, और स्टेडी फ्लो प्रोसेस है. स्टेडी फ्लो प्रोसेस यानी कि कोई हीट ट्रांसफर होने वाला है नहीं. हीट ट्रांसफर होगा भी तो अगर प्रोसेस रिवर्जिबल है तो लगभग जीरो होगा, क्वासी स्टैटिक तौर पर होगा, तो हीट ट्रांसफर होगा नहीं. तो W इज ओनली डिस्प्लेसमेंट, W इज ओनली ड्यू टू डिफरेंस इन प्रेशर एट एवरी स्टेज. तो इनलेट से आउटलेट में जितना भी प्रेशर का डिफरेंस हुआ, और वॉल्यूम पूरा कंट्रोल वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो केवल W यही होगा. और बी ऑप्शन है क्या, आइसोथर्मल भी होने की जरूरत है. आइसोथर्मल यानी कि कांस्टेंट टेम्परेचर. अगर ये रिवर्जिबल प्रोसेस है तो आइसोथर्मल करने की हमें जरूरत ही नहीं है. तो यहां पर ऑप्शन केवल और केवल सी होगा. कोई भी रिवर्जिबल प्रोसेस के लिए ये वैलिड होगा, क्योंकि ये स्टेडी स्टेट फ्लो है. स्टेडी स्टेट फ्लो में और आप क्वासी स्टैटिक तौर पर इस प्रोसेस को कर रहे हैं, तब ये रिवर्जिबल होगी. इतना धीरे आप कर रहे हैं, तो अगर इतना धीरे आप करेंगे तो ना तो कोई हीट का आउटपुट हो सकता है, और ना ही हमें टेम्परेचर कांस्टेंट रखने की जरूरत है, क्योंकि हम केवल W आउटपुट ले रहे हैं. हीट लॉस यहाँ पे बिल्कुल हो नहीं रहा है. अगर हीट लॉस होता, रिवर्जिबल प्रोसेस नहीं होती, प्रोसेस इरिवर्जिबल होती, तब हमें हीट लॉस को बचाना पड़ता. हीट लॉस को बचाते भी तो भी ये वर्क इतना नहीं मिलता. वर्क जो भी लॉसेज होते माइनस जो भी फ्रिक्शन लॉस होते वो होता. फ्रिक्शन लॉसेज और एनी अदर हीट लॉस. इसका एक क्वेश्चन और रह गया मेरे ख्याल से.
अगला क्वेश्चन है a frictionless piston cylinder device contains a gas initially at 0.8 megapascal। ये क्वेश्चन देखिए, इसका हमें इनिशियल प्रेशर दिया है एंड वॉल्यूम 0.015 दिया गया है, और आपको क्वासी स्टैटिक प्रोसेस हो रही है, मतलब रिवर्सिबल प्रोसेस है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर टू अ फाइनल वॉल्यूम ऑफ 0.03 मीटर क्यूब। तो एक्सपेंड हुआ 0.015 से 0.03 तक। वर्क आउटपुट ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, तो भाई क्या वर्क करेगा ये भी सेम वही क्वेश्चन है, इसमें भी हमें वही पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट बनाना है। तो इसमें अभी हमने थोड़ी देर पहले न्यूमेरिकल किया था, उसमें आया था W इज इक्वल टू P1 V1 या P2 V2 ln V2 अपॉन V1 या P1 अपॉन P2। तो P2 तो हमें दिया नहीं है, हमें V2 और V1 दिया है, और P1 V1 भी हमारे पास है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। 0.8 इंटू 10⁶, V1 है आपका 0.015 ln V2 अपॉन V1। V2 डबल है V1 का, तो ln 2। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कैलकुलेटर से हम देखते हैं, ln 2 आपका आ गया 0.693 इंटू 0.015 इंटू 0.8 इंटू 10⁵। तो ये आ रहा है आपका लगभग 8317, यानी कि 8320 जूल। इसको किलो जूल में करेंगे तो 8.32 किलो जूल। तो इसका आंसर होगा आपका ए। तो आज हमने काफी न्यूमेरिकल कर लिए हैं, अब आगे फिर से टॉपिक पर आएंगे। अगला टॉपिक हमारा रहेगा प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेज। गैस मिक्सचर, कांस्टेंट प्रेशर, एंथैल्पी, कांस्टेंट वॉल्यूम पे कैसे उनकी एनर्जी ट्रांसफर, हीट वर्क ट्रांसफर होता है। आज के लिए धन्यवाद।